Hello everyone, my name is Rupa Priyadarshini Narra. Today I am here to give speech about Republic Day. I know everyone knows my name. Today I am going to give in total three languages, Hindi, English and Telugu. Why I mentioned Hindi? Because my grandfather's speeches were always in Hindi. During my childhood days, whenever my grandfather delivered a speech, I felt very proud, and when I get a chance to deliver a speech, I hope to deliver similar to him. I did Hindi Pravina. I did all courses in Hindi. Pradhamika, Madhyama, Rashtra, Pravesika, Visharda Purvarda, Visharda Uttarada, Pravina Purvarda, Pravina Purvarda. I got all these certificates because of my grandfather only. He was government Hindi Pandit. Today I am going to. Today my grandfather today I am going to take my grandfather as my inspiration, and I am going to start my speech with Ma Tujhe Salam, patriotic song composed and sung by A.R. Rahman. Let's get started. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। असी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जान, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। This song is released in 1977. Uh, After the release of this song, it's become a quick anthem, beloved anthem of everyone, and it spreads the spirit and love for our motherland. Now I will explain the meaning of this song. इसमें सॉन्ग में क्या बताया गया है, what is the meaning of these stanzas. In the first stanza, यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि what is the meaning of the stanza? Okay, I have seen the entire world, but there is no one like you. I went to so many places, I roam everywhere, but I couldn't find like you. ओके, इन अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, मीनिंग ऑफ दोज लाइन्स आर,
The meaning of that line is, I took so much time. I took time to travel through the country, but there is no one like you. Okay, in the second line, माँ मैं गया जहाँ भी बस तेरे याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा तिरलाती. इसका मतलब क्या है? वेयर एवर आई वेंट यूर मेमोरीज विथ मी, दोज मेमोरीज मेकिंग मी टू क्राई. क्या है ये मेमोरीज? क्या है? वाई दोज मेमोरीज मेकिंग क्राई? बिकॉज आई विल एक्सप्लेन. बहुत सारे लोग भारत से बाहर जाते हैं बिकॉज ऑफ जॉब्स और वॉट एवर द पर्पस इज़ वॉट एवर. बाहर रहने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? जब यूएस में, यूके में, जापान में, लंदन में और कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी रहने के लिए जो लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ जाने के बाद भारत माँ को मिस करने लगते हैं. कहीं भी सब अगर सब कुछ पार्टी में शामिल होना है तो क्या करते हैं? भारत का खाना यहीं पे कहाँ मिलेगा? कहीं पे मिलेगा क्या? भारत टिफ़िन मिलेगा, भारत लंच मिलेगा क्या? भारत डिनर मिलेगा क्या? भारत से जो भी स्पेशल आइटम, भारत से बनाया हुआ आइटम्स, कहीं पे भारत का रेस्टोरेंट है क्या यहाँ पे कहीं पे खाने के लिए? इस तरह देखते रहते हैं. और भारत के प्रति कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और कुछ प्रोग्राम होते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस हम वहाँ नहीं जाते, वहाँ के कल्चरल इवेंट्स में वहाँ कुछ क्या हो रहा है उसको प्रेफरेंस नहीं देते. हम क्या करते हैं? पहले भारत के प्रति जो कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और कुछ भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो फॉरेन देशों में, विदेशों में, वहाँ हम फर्स्ट प्रेफरेंस भारत में, भारत के प्रति क्या प्रदर्शित किया जाता है उसका प्रेफरेंस करते हैं. उसको जाकर पहले अटेम्प्ट करते हैं. भारत माता, इंडिया का खाना खाने के लिए पहले हम इंटरेस्ट दिखाते हैं. इसीलिए वो इसमें ये कहा जा रहा है कि आई एम मिसिंग यू, यूर मेमोरीज मेकिंग मी टू क्राई. वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारा जैसा मुझे कोई भी नहीं मिला है. मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ. पता नहीं, मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ. यू आर तेरी. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही. ओके. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम. What is the meaning of this third stanza? सबसे प्यारी तेरी सूरत, इसका मतलब क्या है कि you are the most beautiful, you are the most adorable person in my life. ओके माँ, ओ मदर, आई सैल्यूट यू. मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ, मैं तुझको प्रणाम कर रहा हूँ. यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एंड यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन. जो इस संसार में जितने भी लोग, नॉट ओनली इन भारत देश में, कहीं पे भी इस वर्ल्ड में, सबको प्यारा कौन लगता है? सबको मदर. शी लुक्स वेरी प्रिटी. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एंड शी इज़ द मोस्ट अडोरेबल पर्सन इन द वर्ल्ड. किसी को भी माँ ही बहुत सुंदर लगती है ना. इसीलिए हमको इस भारत देश को किससे कंपेयर किया गया है? भारत माँ की तरह कंपेयर किया गया है. देखो भारत माँ कितनी सुंदर है. भारत माँ को कंपेयर किया गया है, भारत को माँ से कंपेयर किया गया है. इसीलिए भारत माँ बहुत सबसे मतलब हम रहने के लिए बाहर गए थे ना, घूमने के लिए गए थे, वहाँ कहीं पे भी हमने भारत जैसा कंपेयर भी नहीं सका और भारत जैसा हमें कुछ भी दिखाई भी नहीं दिया. भारत माँ ही सुंदर दिख रहा है, अडोरेबल दिख रहा है. इसीलिए क्या कर रहे हैं? भारत माँ को सलाम कर रहे हैं, भारत माँ को सैल्यूट हम कर रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा. तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this stanza? Because I am remembering you. Your memories making me to cry. Right? Wherever I went, your memories with me. Your memories making me to cry. So what I am doing now? I am coming back to you. Please open your arms, stretch your arms, and give me a tight hug to me, and give me the same love. Please give me the same love once again. ओके. इसका मतलब क्या है कि हम बचपन में
फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन में जब भी मकर संक्रांति हॉलीडेज़ आते हैं, दसरा हॉलीडेज़ आते हैं या क्रिसमस हॉलीडेज़ आते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, वी यूज्ड टू गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, राइट? सो दादी के घर, नानी के घर, वहाँ कुछ दिन रहने के लिए रिलेटिव्स के घर, सो वी विल गो एंड वी विल स्पेंड दोज डेज आवर हॉलीडेज़ विद देम। दैट टाइम क्या फील करते हैं, सपोज 10 डेज 15 डेज वहाँ रहने पर हमें ऐसा फील करते हैं कि हम माँ को मिस कर रहे हैं। वो मन में आनंद, हैप्पी मूड इज देयर बिकॉज वी आर स्पेंडिंग विद ग्रैंड मदर्स एंड रिलेटिव्स, बट स्टिल भी माँ हमारे पास नहीं होती है ना। इन द एब्सेंस ऑफ आवर मदर व्हाट वी आर फीलिंग वेरी लोन अलोन एंड उस टाइम पे माँ को बहुत मिस करते हैं। तब माँ क्या करती है, जब हॉलीडेज ख़त्म होकर फिर हम घर वापस चले जाते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रैंकली टू स्पीक, व्हेन इन माय चाइल्डहुड, whenever that time whenever I have Christmas holidays, Pongal holidays or Dasra holidays, I used to go to my grandparents। तो फ्रैंकली मैं फील करती हूँ, अरे माँ नहीं है। जब मैं घर जाती हूँ तो माँ क्या करती है, हमें हमें हग करती है और हमें किस देती है, प्यार से किस देती है, ऐसा ऐसा पकड़ती है। अरे बेटा बहुत दिन हो गया है, हम बस एक हफ्ते के लिए ही जाते हैं, मगर वो कहती है कि बहुत दिन हो गया। अरे बेटा बेटा हाँ, एक हफ्ता हो गया मुझे तुझे देखकर। इतना प्यार हम पर बरसाती है कि उसी को क्या बोलते हैं, हमको मिसिंग फीलिंग होता है। और फिर माँ हमें कैसे ट्रीट करती है, हमें हग करती है और हमें किस देती है, बहुत प्यार हमारे ऊपर बरसाती है। सेम उसी तरह इसमें क्या बताया गया है, मैं फिर आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट स्पेंड माई टाइम देयर विदाउट यू, सो बिकॉज आई एम कमिंग बैक टू यू, सो प्लीज ओपन योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स एंड गिव मी अ टाइट हग टू मी, गिव मी द सेम लव बिफोर गोइंग, यू यूजुअली गिव टू love, right? That love, give me the same love once again, okay? उसी तरह मुझे प्यार दो, तू ही जिंदगी है। इन दिस इज द 5th स्टैंजा। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान माँ, माँ तुझे सलाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5th स्टैंजा? यो तू ही दिल, इसका मतलब यू आर माई हार्ट, यू आर माई लाइफ, my heaven in your feet, okay? You are my love and you are my heart, you are my life, you are my love। सो क्या बोल रहा है, हम सोचते रहते हैं स्वर्ग और कहीं पे भी है स्वर्ग, हम मरने के बाद कहाँ, कभी कभी हम मजाक में ऐसे सोचते, अरे बाप रे हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक? मुझे को तो स्वर्ग ही जाना चाहिए यार, क्योंकि स्वर्ग में तो बहुत बहुत सुंदर, स्वर्ग बहुत सुंदर सुंदर दिखता है, वहाँ फ्रीडम होता है, वहाँ बहुत वो स्वर्ग बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, जलपात होते हैं, ये सब होते हैं ना। हमने सुना है, किसी ने भी देखा नहीं, इट्स जस्ट द इमेजिनेशन। सो वो सब स्वर्ग, जो भी स्वर्ग जाने से खुशी होता है, वो स्वर्ग मुझको कहाँ मिलता है, आपके चरणों के पास ही मिलता है, और कहीं पे नहीं मिलता है। भारत से बाहर जाने से, यूएस अमेरिका कहीं पे भी देश घूमने के लिए मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे वहीं पे कहीं पे भी मुझे स्वर्ग नहीं मिलता है, आपके चरणों के पास ही मुझे स्वर्ग मिलता है। आप जैसा मैं किसी को भी I have never seen like you. So you are the most beautiful and you are the most wonderful person in my life, and you are my life and you are my life. Okay, this is the meaning of this song. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। इसमें क्या है, हमारे भारत माता के प्रति हमको कितना प्रेम है वो सब कुछ इसमें बताएं। तो हमारे भारत के लोगों को कितना प्यार है, भारत के हम सबको भारत माँ के प्रति उतना प्यार है। इस तरह हम भारत माँ को देख रहे हैं तो क्या हुआ है,
भारत को आक्रमण के लिए ब्रिटिश लोग भारत घुस आए हैं और भारत को आक्रमण कर लिया है। ऐसा भारत को आक्रमण करने से हम लोग चुपचाप बैठ के देखेंगे क्या? नहीं है ना। भारत माँ को इतने प्यार से देख रहे हैं, हम बाहर जाने से इतना मिस कर रहे हैं और भारत माँ नहीं है तो हम ऐसा फील कर रहे हैं कि भारत माँ के प्रति हमें उतना प्रेम है, माँ जैसा हम ट्रीट करते हैं भारत माँ को। ऐसी माँ को चोट पहुँचाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, हमारे ऊपर जुल्म चलाने के लिए अंग्रेज़ी लोग आ गए हैं और भारत को आक्रमण कर दिया है। तो इसी टाइम में हमारे भारत देश से कुछ नौजवान ने फ्रीडम फाइटर्स बनकर बाहर आ गए हैं और भारत को उनके हाथों में से छीनने के लिए लड़ाई स्टार्ट कर दिया है। अब उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक शायरी, प्लीज़ रिपीट दिस शायरी विथ मी। ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से हमारी क्या है कहानी, ना पूछो जमाने से हमारी क्या है कहानी, हमारी पहचान है सिर्फ हिंदुस्तानी। ना पूछो जमाने से हमारी कहानी, ना पूछो जमाने से हमारी कहानी, हमारी पहचान सिर्फ है हिंदुस्तानी। इसका मतलब क्या है? इस तरह जब वो भारत को, हमारी माँ को जब ब्रिटिश लोगों ने आक्रमण कर दिया है, तब ये फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया है? भारत को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए उन फ्रीडम फाइटर्स का पहचान क्या है? भारत माता है। हम किसी फ्रीडम फाइटर का नाम ले लेंगे तो क्या आता है? वो किस लिए लड़ा है? भारत के लिए लड़ा है, स्वतंत्रता के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान के लिए लड़ा है। उन लोगों का पहचान क्या है? हिंदुस्तान है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर contributions to India. I am going to give the list of the freedom fighters and their contributions. Okay, महात्मा गांधी, कौन कौन है वो फ्रीडम फाइटर्स? ना अब हम जाने। महात्मा गांधी, ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन and he started civil disobedience movement. Jawaharlal Nehru, he was the first prime minister of our nation and he was pre-eminent fighter. And Dr. B.R. Ambedkar, he is the father of our constitution and he was the first law minister. Next, Dr. Rajendra Prasad, and he was the first president of our nation and he was the first minister, first leader of Bihar. Next, Bhagat Singh, he was one of the young revolutionaries. Jhansi Lakshmi Bai, she was Indian rebellion of 1857. Mangal Pandey, he was Indian rebellion of 1857. उसके बाद Sardar Vallabhbhai Patel, he played an active role in Quit India movement and civil disobedience movement. Pingali Venkaiah, he is the designer of our national flag. So इस तरह मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ा लंबा सा लिस्ट आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे? सो व्हाट दे डिड, इन सब लोगों का पहचान क्या है? भारत देश। ये सब लोग भारत अंग्रेजों के हाथों से छीनने के लिए बहुत कोशिश किया है, इसीलिए इन सब लोग अपने प्राण न्योछावर कर दिया। इस हिंदुस्तान के लिए उन लोगों का निधन हो गया है। स्वतंत्रता को पाने के लिए वो लोग स्वर्गगति प्राप्त कर लिए हैं और भारत को अंग्रेजों से छीनने के लिए वो आत्माहुति दे दिया है। तो इन सब लोगों में इस फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में झांसी लक्ष्मीबाई है ना, और शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं मौजूद हैं तो हम सबको झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करना चाहिए। उसने भारत के लिए क्या किया है, किस तरह मदर को, इस तरह झांसी की रक्षा करने के लिए वो किस तरह तलवार चलाया, वो किस तरह वीरांगना बन गई, वो सब कुछ हमको जानना चाहिए क्योंकि वी ऑल आर लेडीज़ हियर, राइट। सो उसके बारे में बताने के पहले उसके बारे में एक शायर, मुर्दों में भी जान डालेगी, मुर्दों में भी जान डालेगी, ऐसी है उसकी कहानी, ऐसी है उसकी कहानी,
वो और कोई नहीं झांसी की रानी, वो और कोई नहीं झांसी की रानी। मुर्दों में भी जान डालेगी, मुर्दों में भी जान डालेगी, ऐसी है उसकी कहानी, ऐसी है उसकी कहानी। वो और कोई नहीं, वो है झांसी की रानी, वो झांसी की वो झांसी की रानी है। इसका मतलब क्या है? झांसी रानी स्टोरी सुनने से, झांसी रानी की कहानी सुनने से क्या होता है? मरे हुए लाशों में भी जिंदगी आ जाता है, प्राण आ जाता है, क्योंकि उसका उसका कहानी उसकी कहानी ऐसी है कि इतना पराक्रम, औरत, शौर्य, वीर, पराक्रम उसने ऐसा दिखाया है कि मुर्दों में भी, लाशों में भी प्राण आ जाता है। क्या है ऐसी कहानी? अब सुनेंगे। झांसी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी के वाराणसी में हुआ था। बचपन को उसको मणिकर्णिका कहकर बुलाते थे, प्यार से उसे मन्नू कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत जी था और वो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते थे ना, इसीलिए उन्होंने विद्या घर पे ही ग्रहण करवा लिया। उनके पिता है ना मोरोपंत जी, उन्होंने झांसी लक्ष्मीबाई का विद्या घर में ही ग्रहण करवाई। बचपन से ही वो तलवार चलाना, घुड़सवारी करना ऐसी खेल किया करती थी, इसीलिए विद्या के साथ साथ उन्होंने युद्ध की शिक्षा, सैन्य शिक्षा, आत्मरक्षा, घुड़सवारी, तलवार चलाना, ऐसे सब कुछ उन्होंने बचपन में ही सीख लिया। 1842 को लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका का विवाह झांसी का राजा गंगाधर राव से होता है। तब जब वो गंगाधर राव से शादी हो जाती है, वो क्या बन जाती है? झांसी की महारानी बन जाती है। तब से उसको झांसी महारानी कहकर बुलाते थे। उसके बाद उसको 1851 में एक बच्चा होता है, उसका नाम है दामोदर राव। बच्चा होने के बाद वो 4 महीने में ही वो मर जाता है बच्चा, वो स्वर्गस्थ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? राजा गंगाधर राव बहुत बीमार पड़ जाता है, बच्चे ना होने की बाधा से वो बीमार पड़ जाते हैं और उसका भी निधन हो जाता है 1853 में। तब क्या होता है? झांसी के राजा नहीं है, बस महारानी है। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे डलहौसी। डलहौसी ने क्या किया? झांसी को आक्रमण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया। तब क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को आक्रमण करने के लिए आ गया। तब स्टार्ट होती है झांसी महारानी की स्टोरी। तब झांसी को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है, सख्त इनकार कर देती है। तब क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये झांसी के किले को पूरा घेर कर लेती है। घेर कर लेने के बाद क्या करती है? झांसी लक्ष्मीबाई लगातार 2 हफ्ता कंटिन्यूसली 2 वीक्स शी फॉट अगेंस्ट विद दोज ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट करती है। और उसके बाद 2 हफ्ता लगातार फाइटिंग करने के बाद वो क्या करती है? लड़ने के बाद उसको एक दत्तपुत्र भी होता है, उसका नाम है आनंद राव को लेकर वो वहाँ से आत्मरक्षा के लिए किले से, झांसी से भाग निकल पड़ती है। तब से वो क्या बनती है? 1857 में शी बिकेम इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। सो उसके बाद अंग्रेज़ों के ऊपर वो रणभूमि में खुद पड़ती है, उन 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 लोगों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करती है। ऐसी पराक्रमता, ऐसी वीरता, ऐसी शौर्य, वीर, पराक्रम, ये सब कुछ वहाँ रणभूमि में वो दिखाती है। वो ऐसा तीर चलाती है कि उसकी तीर की चालाकी से सब लोग कोई बच नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग, और ये ब्रिटिश लोग बहुत चौंक जाते हैं उसकी वीरता को देखकर। उसके बाद युद्ध के बाद झांसी रानी बहुत घायल हो जाती है और उन्होंने इस भारत माँ के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देती है। इसीलिए उसकी वीरता को देखकर सब लोग क्या बोलते हैं? उसको कहकर बुलाते हैं वीरांगन। उसको क्या बोलते हैं? वीरांगन। झांसी लक्ष्मीबाई को वीरांगन कह के
बुलाते हैं। इस तरह उसकी वीरता को रणभूमि में उसने ऐसा दिखाया है। इसके बाद अब भी देखो, वो 1828 में उसका जन्म हुआ था। 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, नाउ 2024 अब तक। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अब भी उन झांसी लक्ष्मीबाई का नाम जब छोटे छोटे बच्चे, लड़की पैदा होती है तो उसका नाम क्या रख रहे हैं? झांसी की रानी, झांसी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी, झांसी, ऐसा नाम रखते हैं। छोटी छोटी लड़की है तो उसको छोटी लड़की है तो झांसी का नाम रखते हैं। उस तरह झांसी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस हुई है। इस तरह बहुत से आगे जो भी मैंने वो लिस्ट बताया है ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, झांसी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये सब लोग भारत को आज़ादी लाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत निधन हो गए हैं और अपने प्राण त्याग कर दिया। और वो क्या किया है स्वतंत्रता लाने के लिए? इस देश में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए, उसके कण कण में, रण रण में देशभक्ति जगाने के लिए कुछ स्लोगन्स वो लोग प्रिपेयर किए गए हैं। वो स्लोगन्स क्या हैं हाँ, मैं अब बताऊंगी वो स्लोगन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज स्लोगन्स एंड दोज फ्रीडम फाइटर्स। वो स्लोगन किसने लिया है, किसने लिखा है, किसने लिया है, वो स्लोगन किसने यूज किया है, वी विल डिस्कस दैट। फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर स्लोगन्स। फर्स्ट, महात्मा गांधी ने कौन सा स्लोगन यूज किया है? डू और डाई। ओके, डू और डाई, करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू, आरामी हरामी। सुभाष चंद्र बोस, यू गिव मी यूर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। और क्या? दिल्ली चलो। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है। लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक, भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद मदन मोहन मालवीय, सत्यमेव जयते। राम प्रसाद, सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में। ओके, उसके बाद मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। और लाला लाजपत राय सन, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला है? जय जवान जय किसान। क्या बोला है? जय जवान जय किसान। मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम। क्या लिखा है उसका स्लोगन क्या है? मोहम्मद इकबाल का स्लोगन क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस तरह वंदे मातरम ऐसे कहने से क्या होता है? हमारे शरीर में, खंड खंड में, रण रण में जो भी हमारे दिल में देशभक्ति होता है वो जागृत होकर उठ जाएगी, जागृत हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे भारत के लिए, हम भारत के लिए लड़ पड़ेंगे और भारत को ब्रिटिशों के हाथों से छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भारत हमारा है। इसीलिए हम किस तरह मिस कर रहे हैं, किस तरह प्यार कर रहे हैं उस भारत माँ को। कोई आकर भारत को कोई ले लेगा तो हम चुप के बैठेंगे क्या? नहीं। इस तरह ये फ्रीडम फाइटर, भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, देश के लोगों में देशभक्ति जगाया है। तब क्या हुआ है? सब लोग, देश के सारे लोग ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने लगे हैं। तब क्या हुआ? भारत को स्वतंत्रता मिल गई। इन सब फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हमें स्वतंत्रता मिल गया। तो कब मिल गया है? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गया है। हाँ, अंग्रेजी लोग भारत को छोड़कर चले गए हैं। छोड़कर चले जाने के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान हमारे पास नहीं है। कैसे, किस तरह देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह देश का विकास होगा, किस तरह देश को आगे लेकर जाना है, वो तो हमें पता नहीं है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कब क्या हुआ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अनुसार उन्होंने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इट टुक 2 years 11 months 18 days. India's constitution is the one of
sorry, not one of the, India's constitution is the largest written constitution of the in the world. India's constitution is the largest constitution in the world. So उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया है जॉन 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है। इसीलिए जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ऐसा 2 years 11 month 18 days लेकर क्या लिखा है इस संविधान में, इस तरह क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन में? उस कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर एक नागरिक को स्वेच्छा चाहिए, समानता चाहिए, बिरादरी चाहिए। हम सबको यहीं से यहाँ से कहीं पे भी जाने का हमको हक है, हर एक नागरिक को हक है, स्वतंत्रता का हक है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब हमें चाहिए। हम खुद अपना हमारे जीवन हम खुद जी सकते हैं, हमें स्वेच्छा है, सो फ्रीडम है। दिस कंट्री इज डेमो ओके, हमें सब फ्रीडम है और सुरक्षा भी है। इस कंट्री में क्या है? सुरक्षा भी है। ओके, इस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के बारे में लिखा है। लिबर्टी कांट बी डिवर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कांट बी डिवर्स बाय लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी कांट बी डिवर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। ये सब कुछ इस तरह लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस के बारे में उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? एक गणतंत्र दिवस का मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? इसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस रिपब्लिक डे इज देश के सारे लोग देश के विकास के लिए राजनीतिक नेताओं को चुनना। ओके, वी कैन सेलेक्ट आवर लीडर, वी हैव राइट्स टू सेलेक्ट, वी कैन एलेक्ट आवर लीडर। सो जो भी नेता को हम पसंद करते हैं, जो भी नेता इस देश के विकास के लिए, स्वेच्छता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अभिवृद्धि के लिए कोशिश करेगा, उस नेता को सेलेक्ट करने का अधिकार हमें है। इसीलिए इलेक्शंस के टाइम पे हम उसी नेता को हम चुनते हैं और उसी को हमें वोट देते हैं। ओके, उसी यही है गणतंत्र दिवस का मतलब। ओके, ऑन दिस स्पेशल डे व्हाट वी आर डूइंग, ऑन दिस स्पेशल डे क्या करते हैं? राष्ट्रपति लाल किले के ऊपर झंडा फहराते हैं और इस दिन कर्तव्य पथ के पास भव्य परेड किया जाता है। देश के जितने भी सैनिक होते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये सब लोग लोगों से भव्य परेड किया जाता है। इस भव्य परेड में देश के विकास, शौर्य, पराक्रम, विजेता और विविध रंगों का प्रदर्शन किया जाता है और स्टेट से बहुत सारे नौजवान, एक स्टेट से बहुत सारे नौजवान आते हैं भव्य परेड में। वो भव्य परेड में संस्कृति, देश के संस्कृति के बारे में भी प्रदर्शित किया जाता है। ये भव्य परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आकर रुकती है। वो टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। इस भव्य परेड में बहुत कुछ देश के बारे में प्रदर्शित किया जाता है। इस दिन एक फॉरेन गेस्ट को भी, फॉरेन प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाता है हर रिपब्लिक डे के दिन। इस बार फ्रेंच प्रेसिडेंट ने गेस्ट के रूप में आए थे और राष्ट्रपति लाल किले के ऊपर पहले झंडा फहराता है, उसके बाद नेशनल एंथम होता है, नेशनल एंथम गाया जाता है। सेम इसी तरह सेलिब्रेशंस होते हैं थ्रू आउट इंडिया। सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी सेम इसी तरह रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होता है और झंडा फहराते हैं। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैग होस्टिंग ऑन 15th of August and 26th of January. व्हाट इज़ द डिफरेंस? 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिल गया है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू फेमस थे। इसीलिए अंग्रेज लोगों का ध्वज को नीचे करवाया गया है और भारत का
भारत का ध्वज को ऊपर खींच के लेकर, नीचे से ऊपर खींच कर वहाँ लाल किले के ऊपर झंडा फहरा गया, फ्लैग होस्टिंग किया गया है, इसे बोलते हैं ध्वजारोहण बोलते हैं। ओके, 26 जनवरी को क्या होता है, ऑलरेडी ध्वज झंडा ऊपर ही बांधा होता है, उसको फ्लैग होस्टिंग करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए हमारे देश में 2 टाइप्स ऑफ फ्लैग होस्टिंग्स, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस जब आया था, हमें आया है, जब आया था तब एक टाइप, और रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन जब मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जब से इस इंडिया में लागू हो गया है, तब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 17 टाइम्स 1947 से 1964 तक टोटल 17 टाइम्स लाल किले के ऊपर झंडा फहराए थे। इस तरह ध्वजारोहण और झंडे को फहराते हैं रिपब्लिक डे के दिन। और कॉन्स्टिट्यूशन 26 1950 से लागू हुआ है। ऑन दिस स्पेशल डे व्हाट वी हैव टू डू, ऑन दिस स्पेशल डे वी शुड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटेन द पीस ऑफ आवर country. And on this day, in my childhood, I think when I was in 8th grade, I read तुलसीदास जी के दोहे, कबीर दास जी के दोहे, और रहीम के दोहे। वो एक दोहा मुझे अब याद है, वो याद आ रहा है। वो दोहा तुलसीदास जी के एक दोहा क्या है कि वी हैव टू फॉलो दैट वन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, वी हैव टू प्रॉमिस दैट वी हैव टू फॉलो दोज थिंग्स। व्हाट इज दैट, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। वन मोर टाइम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगो कब। इसका मतलब क्या है कि जो काम हम कल करना चाहते हैं तो वो आज ही करना चाहिए, जो आज करना चाहते हैं तो वो आप ही करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पल में 1 मिनट में प्रलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर तुम कब करोगे, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ, और कोई कुछ ना कुछ हो जाता है, तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। इसीलिए you shouldn't postpone your work. If you want to do it, you have to do it right now only. Don't postpone it. Okay यार, I will do it tomorrow, day after tomorrow, 2 days के बाद, 3 days के बाद करूँगी, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी काम करना चाहते हैं तो वो काम उसी टाइम उसी वक्त कर देना चाहिए। फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ऑन दिस स्पेशल डे रिपब्लिक डे, वी हैव टू फॉलो दैट वन। वो फॉलो होने से सब काम जल्दी जल्दी टाइम पे हो जाता है और देश का विकास भी हो जाता है। ओके, इस तरह क्या हो रहा है, हम हमारे नेताओं को रिपब्लिक डे स्वतंत्रता मिल गई है, हम नेताओं को चुन रहे हैं, पर भी हमारे देश में दरिद्रता है, बेरोजगारी है और निरक्षरास्यता है, महिलाओं के प्रति अभद्रता है और किसानों की आत्महत्या हो रहा है, गरीबी भी है। ये सब को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हम सही नेता को, जो नेता देश के लिए, देश के विकास के लिए कोशिश करेगा, उसी नेता को हम सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, इस स्पीच को मैं एक पैट्रियोटिक पोएम से ख़त्म करूँगी। I learned this patriotic poem from my grandmother. She was also government teacher. During my childhood days, I learned from this song from my grandmother. Written by this patriotic poem written by मोहम्मद इकबाल। वो पोएम क्या है, सारे जहाँ से अच्छा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया
माँ का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, मौसम तरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन से, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. This patriotic song written by Muhammad Iqbal. This is one of my favorite patriotic poem. Yeah, what is the meaning of this song? Yeah, in the first stanza, in this first lines, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा. इसका मतलब ये है कि in this world so many countries are there. Actually, among all these countries, India is the best country. India is the best one, and this India is looking like a garden. We all are nightingales in that garden. ओके, इंडिया को किससे कंपेयर किया गया है? गार्डन से कंपेयर किया गया है. गार्डन में क्या कर, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, खूबसूरत चिड़िया होते हैं, पक्षियाँ होते हैं, बहुत सारे होते हैं. हम सबको किससे कंपेयर किया गया है? नाइटिंगेल्स. वी ऑल आर नाइटिंगेल्स इन दैट गार्डन. पर्वत, सेकंड लाइन, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा. What is the meaning of this line? Because we have in our country mountains are there. ओके, लार्ज माउंटेन्स आर देयर. सो ये जो पहाड़ क्या कर रहे हैं? ये पहाड़ हम लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं. कैसे सुरक्षा कर रहे हैं? जो भी भारत को आक्रमण करने के लिए जो भी आने की कोशिश करते हैं, वो पहाड़ को क्रॉस करके नहीं आ सकते हैं ना. इसीलिए हम भारत के साइड पे ये सब पहाड़, भारत में जो भी पहाड़ हैं, हम लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं. दे आर बिहेविंग लाइक गार्डन फॉर अस. नेक्स्ट लाइन, गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियाँ. इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग? गोदी में खेलती हैं, इसकी हजारों नदियाँ. सो मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया. थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स आर देयर. गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, नर्मदा, तपती, दामोदर, ओके, रवि, सन, भीम, बीस, ब्रह्मपुत्रा, भगीरथा, महानदी, तपती, इंडस, सतलेज. इस तरह बहुत सारे रिवर्स है. थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया. ये सब लोग कहाँ पे खेल रहे हैं? ऑन हर लैप, इन इट्स लैप, भारत माँ की गोदी पे. जब बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है? माँ गोदी में बिठा के गाना गाती रहती है, और गोदी में बिठा के खेलने के लिए बोलती है. उसी तरह भारत माँ इन सब नदियों को, पहाड़ों को गोदी में बिटवा के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. ये सब नदी कहाँ खेल रहे हैं? भारत माँ की गोदी में
खेल रहे हैं। गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा हम। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा हम। बिकॉज ऑफ दिस द ब्यूटी इस इंडिया, ब्यूटी ऑफ इंडिया, ब्यूटी को देखकर, पहाड़ है, बगीचे है, पक्षियाँ है, नाइटिंगेल्स है, रिवर्स है, बहुत सारे, ये सबको देखकर क्या हो रहा है, हेवन को जलस हो रहा है। भारत को, हिंदुस्तान को देखकर क्या हो रहा है, भारत को, हेवन को भी जलस होने लगा है। इतने बोई हिंदुस्तान इतना सुंदर है, इतने सारे नदियाँ हैं, इतने सारे पहाड़ हैं और बगीचे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है, पक्षियाँ हैं। इस सब को देखकर हिंदुस्तान, स्वर्ग को, हेवन को, हेवन इज फीलिंग जेलस ऑफ हिंदुस्तान। इस लाइन से मुझे एक मूवी याद आ रही है एक्चुअली। इन दैट मूवी एक्चुअली श्रीदेवी, she was an angel in that movie. She came from heaven, and after seeing Hindustan, Himalayas, Hindustan, everything, after seeing Hindustan, she started singing Andalalo Aho Mahodayam Bhulokame Namodayam పువ్వు నవ్వు పులకించే వేళలో నింగి నేల చుంబించే లాలిలో. Yeah, she will sing like that. After watching Hindustan, she starts singing like this. So इसका the meaning है that क्या है? So she came from, actually in this song she came from heaven, and after seeing Hindustan, she was very much impressed and she started singing like this. Director has director has shown the beauty of Hindustan in this song. In this song, director shown the beauty of Hindustan and beauty of Himalayas, mountains and waterfalls and so many things. Similarly, Muhammad Iqbal expresses his feelings in this poem. Heaven also feeling jealous of Hindustan. नेक्स्ट लाइन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन से, हिंदुस्तान हमारा हमारा। इसका मतलब क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। No one, no religion teaches us to fight with each other. ओके भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, भाषाएं हैं और रीति रिवाज हैं। ओके जाति है, धर्म है, संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, फिर भी कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता है कि आप सब लोग आपस में लड़ो, फाइटिंग करो, झगड़ाई करो, कुछ भी, ऐसा कुछ भी हमें नहीं सिखाता है। हम सब लोग, भारत में जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अंडर दिस राउज डेजी रूफ. फॉर एग्जाम्पल, सी अंकिता, शी इज फ्रॉम बिहार, हर मदर टंग इज मैथिली. हर हस्बैंड हरीश, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हिज मदर टंग इज हिंदी. डिम्पल, शी इज फ्रॉम Calcutta, her mother tongue is Bengali. Shilpa and Shubha, they are from Karnataka. Their mother tongue is Kannada. 106 bachelors, they are from Tamil Nadu. They can speak Tamil. And Unni Krishnan garu, he is from Malayalam. He is from Kerala. Okay, he can speak Malayalam. See, and Anjana, she is from Jharkhand. Her mother tongue is भोजपुरी. सी मैथिली है, भोजपुरी है, बंगाली है, तेलुगु है. वी ऑल आर फ्रॉम आंध्रा. मृणाली, शी इज़ फ्रॉम Maharashtra. She can speak Marathi. And we all are from, remaining members all from Andhra. We can speak Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Marathi, Bhojpuri, Maithili, Hindi. Oh my God, इतने सारे languages. वी ऑल आर लिविंग अंडर दिस राउज डाइजी रूफ. हम सबको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, एक एक स्टेट का एक एक कल्चर है, फिर भी हम सब लोग मिलजुल कर यहाँ रहने लगा है. हमें कोई भी नहीं बोलता है कि आप लोग आंध्रा से आए हो, आप लोग महाराष्ट्र से आए हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ, आपके स्टेट चले जाओ. ऐसा हमें कोई भी नहीं बोलता है. हम सब लोग मिलके इस भारत में
इस इंडिया में मिलजुल कर रहने लगे हैं और सब मिल के गणेश चतुर्थी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, सब कुछ ओके सब यहाँ पे हम मिलजुल कर मनाते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसीलिए इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो भारत बहुत कलरफुल देश है, बहुत सारे डिफरेंट लोग, बहुत सारे धर्म के, अलग अलग धर्म के, जाति के, संस्कृतियों का सम्मेलन है ये यहाँ भारत में। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है यहाँ पे। इसीलिए ऑन दिस स्पेशल डे वी हैव टू प्रॉमिस वी शुडंट डिस्टर्ब आवर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन द पीस एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन। ओके मैंने कैसे स्पीच स्टार्ट किया है, पहले भारत माँ का वर्णन करके भारत माँ के प्रति हमारे प्यार क्या है वो बताया है। इस तरह हम भारत माँ को प्यार कर रहे हैं तो क्या हुआ है, भारत माँ के प्रति हमारे दिल में कैसा फीलिंग है वो सब कुछ बताया। उस तरह हम भारत माँ को प्यार कर रहे हैं तब अंग्रेजी लोग आकर इस भारत को आक्रमण कर दिया है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं और भारत को उनके हाथों से छुड़वाया है, हमको आज़ादी मिल गई है। वो आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत कोशिश करके 2 साल लगा के उसको फिनिश कर दिया है। उसके बाद वी बिकेम रिपब्लिक, इंडिया बिकेम रिपब्लिक इंडिया। सो उसके बाद क्या हुआ है, इस भारत कितना स्वतंत्रता से कैसे जी रहा है, भारत के सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या क्या है और सब लोग कैसे जी रहे हैं, किस तरह किस खुशी में जी रहे हैं। हमारे भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो सब कुछ हमने इस स्पीच में सब कुछ सीख लिया है। So I think in my speech I covered all these things about patriotic song, patriotic poem, patriotic shaire, patriotic dohe, and about freedom fighters and their contributions, freedom fighters and their slogans, about Jhansi Lakshmi Bai, and at the same time why we are celebrating Republic Day, what is the meaning of this Republic Day, and what we are doing on this special day. At the same time, what is the difference between the flag hosting on 15th of August and 26th of January, and unity at the same time, unity in diversity. I think I covered all these topics in this speech. I'm feeling really proud because I'm an Indian. I know we all are feeling proud because we all are Indians. So I'm feeling really thank you for giving this opportunity to me. Thank you, thank you, thank you. So Jai Hind, Jai Hindi, Jai Bharat, Jai Jawan, Jai Kisan. Please, I request everyone to repeat this with me. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. धन्यवाद, थैंक यू।